असल सवाल ये है कि जो चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे नैतिकता, सुंदरता, कारण नतीजा, विज्ञान, गणित और आम दुनिया की चीजें, उनके बारे में ये मानना कि वो असली है या नहीं, उस पर बहुत बहस होती। कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ असली होता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि कुछ चीजें ही असली होती हैं और बाकी नहीं। जैसे कोई मान सकता है कि मेज, पत्थर, चांद वगैरह सच में होते हैं, लेकिन नैतिकता या सुंदरता जैसी बातें सिर्फ इंसान की सोच है। असल में ये मानना कि कोई चीज असली है या नहीं, ये भी कोई सीधा साधा सवाल नहीं है। कोई एक इंसान किसी चीज को थोड़ा बहुत असली मान सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। और रियलिज्म यानी असलीपन को भी लोग अलग अलग तरीकों से समझते हैं। कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बहस कर रहे हैं। वो बस ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई रियलिज्म को नहीं मानता तो उसके पास क्या क्या सोचने के तरीके हो सकते हैं। ये भी समझाया गया है कि ऐसे लोग कौन कौन सी मुश्किलों से जूझते हैं। रियलिज्म की दो बड़ी बातें होती हैं। पहली ये कि जैसे मेज, चांद वगैरह वाकई में होते हैं, और दूसरी ये कि वो हमारे सोचने या कहने से नहीं बने हैं, वो अपने आप हैं। जैसे चांद गोल है और वो हमें क्या लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेज इंसान ने बनाई है, लेकिन फिर भी उसका चौकोर होना हमारी सोच से तय नहीं होता, बस हमारे काम से जुड़ा होता है। किसी भी विषय में अगर उसकी खास चीजें जैसे क, ख, ग और उनके गुण जैसे लंबाई, गोलाई, ठोसपन वगैरह को देखें तो रियलिस्ट यही कहेगा कि ये चीजें और उनके गुण सच में है और हमारी सोच या भाषा पर निर्भर नहीं करते। अब अगर कोई रियलिज्म को नहीं मानता तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो वो माने कि ये चीजें हैं ही नहीं, या माने कि है तो सही, लेकिन हमारे सोचने के बिना नहीं हो सकती। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नैतिकता जैसी चीजें असल में होती ही नहीं, तो कुछ कहते हैं कि होती तो हैं, लेकिन पूरी तरह से हमारे नजरिए पर टिकी होती। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस तरह की बहस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि असल में ये सवाल ही गलत है कि कुछ होता है या नहीं, या कि वो हमारे सोचने से अलग होता है या नहीं। बस इतनी ही सी बात है। सबसे पहले 3 बातें साफ करनी जरूरी हैं। पहली बात ये कि रियलिज्म को लेकर सोचने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि ये कोई गहरी बात है जो ये बताती है कि चीजें असल में है नहीं, और दूसरा ये कि ये भाषा और सच की समझ से जुड़ी बात है। जैसे जब हम कहते हैं कि चांद गोल है, तो इसका मतलब बस इतना है कि वाकई में चांद गोल है। यानी जो वाक्य हम बोलते हैं वो सच तभी माने जाते हैं जब जो बात उसमें कही गई है वो असल में हो। लेकिन ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ भाषा की बात कर रहे हैं, हम असल बात की भी बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी चीज को फैक्ट कहते हैं तो उसका कोई अलग भारी मतलब नहीं होता। जैसे अगर हम कहते हैं कि चांद गोल है, तो इसका मतलब बस ये है कि चांद में गोलाई वाला गुण है। तो फैक्ट, चीज और गुण जैसी बातें यहाँ सिर्फ समझाने के लिए कही गई हैं, इन पर कोई गहरी बहस नहीं हो रही है। तीसरी बात यह है कि जब हम इंसानी सोच या मानसिक चीजों पर रियलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे अगर कोई सोचता है कि कार्डिफ वेल्स में है, तो वो सोच खुद सोच पर ही टिकी होती है। लेकिन यहाँ जो छोटी छोटी बातें किसी की सोच पर निर्भर है, वो असली बहस का हिस्सा नहीं है। बहस तो इस बात पर है कि क्या सोच जैसी चीजें किसी और बड़ी वजह से जुड़ी होती है या नहीं। अब बात करते हैं उस सोच की जो कहती है कि कुछ चीजें होती ही नहीं। इस सोच को समझने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि मान ही लो कि जो चीजें उस विषय में बताई जाती है वो असल में है ही नहीं, और दूसरा तरीका ये है कि मान लो कि वो चीजें तो हैं, लेकिन उनमें वो गुण नहीं है जो उस विषय में माने जाते हैं। पहले तरीके की मिसाल है अंकगणित पर एक सोच, जिसमें कहा गया कि संख्याएं जैसी कोई चीज असल में नहीं होती। जैसे संख्या 7
जिसे कुछ लोग मानते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो कहीं नहीं दिखाई देती लेकिन फिर भी होती है। लेकिन जो लोग इसे नहीं मानते वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसलिए जब हम कहते हैं 7 एक अभाज्य संख्या है तो वो बात झूठी है। इस वजह से इसे गलती की थ्योरी कहा जाता है। दूसरे तरीके की मिसाल है नैतिकता को लेकर एक सोच, जिसमें माना गया कि नैतिकता जैसी बातें तो हैं लेकिन उनमें कोई असली गुण नहीं होता। यानी बात तो होती है लेकिन वैसी नहीं जैसी हम समझते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कोई भी विषय, चाहे वो गणित हो या नैतिकता, उस पर रियलिज्म को लेकर सवाल उठाया जा सकता है। कोई कह सकता है कि वो चीजें असल में है ही नहीं, और कोई कह सकता है कि वो चीजें तो हैं पर उनमें वो गुण नहीं जो हम मानते हैं। प्लेटोनिक रियलिज्म के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क ये है कि अगर हम मान लें कि गणित की चीजें ऐसी हैं जिनका इस दुनिया से कोई सीधा रिश्ता नहीं है, तो फिर ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें उनके बारे में सही जानकारी कैसे मिलती है। सवाल ये उठता है कि जब कोई चीज हमारे आसपास नहीं है, उससे कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि वो बात सच है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी चीज के बारे में हमें सही जानकारी चाहिए तो हमारा उस चीज से किसी न किसी तरह का जुड़ाव होना चाहिए। लेकिन प्लेटोनिक रियलिज्म में ये माना जाता है कि गणित की चीजें जैसे संख्या 7 न तो कहीं मौजूद होती हैं, न ही किसी चीज पर असर डालती हैं। ऐसे में ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि जब हम कहते हैं कि 7 एक अभाज्य संख्या है तो हमें ये भरोसा कैसे होता है कि ये सच है। इसके जवाब में जो लोग प्लेटोनिक रियलिज्म को मानते हैं वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हर सच्ची बात का कोई सीधा कारण हो या कोई असर हो। लेकिन दूसरी तरफ से ये तर्क दिया गया है कि अगर हम ये भी नहीं बता सकते कि हमारी जानकारी सही क्यों है, तो फिर उस जानकारी पर कैसे भरोसा करें। यहाँ पर एक और मुश्किल सामने आती है। अगर गणित की चीजें ऐसी हैं जो न किसी पर असर डालती हैं और न किसी सोच या भाषा से जुड़ी हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो गणितज्ञ सोचते हैं वो बात अक्सर सच होती। न तो वो चीजें उनके सोचने की वजह से पैदा हुई हैं और न ही सोचने से उनका असर होता है। तो फिर ये मेल कैसे बैठता है कि जो वो मानते हैं वही ज्यादातर बार सही निकलता है। इससे ये दिक्कत सामने आती है कि ना तो हम इसका कोई कारण बता सकते हैं और ना ही बिना कारण के कोई भरोसेमंद जवाब दिखता है। यानी अगर हम ये मानते हैं कि गणित की चीजें पूरी तरह अलग और आजाद हैं, तो फिर हमारे विश्वास उन पर कैसे सही बैठते हैं, इसका कोई साफ जवाब प्लेटोनिक रियलिज्म नहीं दे पाता। इसलिए कहा गया है कि इस सोच के मुताबिक कोई भी तरीका ऐसा नहीं बचता जो ये समझा सके कि हमारी गणित की समझ भरोसेमंद क्यों है। ना ही कोई असर वाली वजह काम करती है और ना ही बिना असर वाली। ऐसे में प्लेटोनिक रियलिज्म के साथ भरोसे की कोई ठोस वजह समझ नहीं आती। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। फील्ड की सोच ये कहती है कि भले ही 7 एक अभाज्य संख्या है, जैसी गणित की बातें झूठी हैं, फिर भी गणित हमारे काम की चीज है। लेकिन इसका फायदा इस वजह से नहीं है कि ये बातें सच हैं, बल्कि इसलिए है कि ये हमारी बाकी बातों को समझने में आसान बना देती है। यानी गणित से हम कोई ऐसी बात नहीं निकालते जो पहले से मुमकिन नहीं थी, बस वो बातें जल्दी और आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब नैतिकता यानी सही गलत को लेकर भी एक ऐसी ही सोच सामने रखी गई है। फील्ड की तरह मैकी ने कहा कि जब हम कहते हैं नेपोलियन बुरा था, तो ये बात भी झूठी है। वो ये नहीं कह रहे कि इंसान या उनके काम नहीं होते, बल्कि वो कहते हैं कि सही गलत जैसा कोई गुण असल में दुनिया में कहीं नहीं था। यानी हम जिन बातों को नैतिक सच मानते हैं वो असल में कभी पूरे नहीं उतरते। मैकी की इस बात को 2 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला है सोच से जुड़ा हिस्सा, जिसमें कहा गया कि नैतिक बातें हमेशा सभी पर बराबर लागू होती हैं और उनका असर होना चाहिए। दूसरा हिस्सा है असलियत से जुड़ा, जिसमें कहा गया कि ऐसे कोई गुण या सच्चाइयाँ दुनिया में मौजूद ही नहीं है।
मतलब जब हम कहते हैं कि कोई बात नैतिक रूप से सही है, तो वैसा कोई असली गुण कहीं भी नहीं होता। इसी वजह से हमारे ऐसे सारे नैतिक फैसले झूठे माने जाते हैं। तो ये सोच ये कहती है कि क्योंकि दुनिया में वैसे नैतिक गुण नहीं है जैसा हम सोचते हैं, इसलिए जब हम कोई भी नैतिक बात कहते हैं तो वो अपने आप में गलत होती है। अब जो लोग नैतिकता को सच मानते हैं, उन्हें सबसे पहले यही सोचना होगा कि क्या ये दोनों बातें सही है या नहीं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हमें नैतिकता की अपनी परिभाषा ही बदलनी चाहिए, ताकि हम उस हिसाब से देखें कि सही गलत जैसी बातें सच में है या नहीं। मैकी की बात यह है कि जब हम किसी चीज को नैतिक रूप से जरूरी मानते हैं, तो हम उसे ऐसा मानते हैं जो हर किसी पर बराबरी से लागू होता है और जो ये बताता है कि क्या करना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज अच्छी है तो उसे पाना चाहिए, अगर कोई चीज बुरी है तो उससे बचना चाहिए। ये बातें इस पर निर्भर नहीं करती कि हमें क्या पसंद है या क्या इच्छा है। जैसे अगर कहा जाए कि मासूम को तकलीफ देना गलत है, तो इसे हम अपनी मर्जी से नजरअंदाज नहीं कर सकते, भले ही हमें कुछ और करना अच्छा लगे। दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि काम पर बार बार देर से आने से नौकरी जा सकती है, तो ये उस इंसान की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो खुद ही नौकरी छोड़ना चाहता है तो देर से आने की बात मायने नहीं रखती। ऐसे नियम जो किसी इच्छा पर निर्भर करते हैं, उन्हें सोच के नियम कहा जाता है। लेकिन नैतिक बातें उससे अलग होती हैं, क्योंकि वो किसी इच्छा या पसंद पर नहीं टिकती। अब मैकी ये भी कहते हैं कि नैतिक जरूरतें सिर्फ जरूरी नहीं होती, बल्कि वो असली और पक्की होती हैं। यानी वो किसी की सोच या पसंद से नहीं बनती। वो ऐसी होती है जिन्हें जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और जिनकी कोई सच्चाई होती है जो हमसे अलग होती है। वो हमारे फैसलों से पहले से होती है और हमारे ऊपर असर डालती है। उन्हें किसी खास सोच या मर्जी से नहीं बदला जा सकता। इसी वजह से उन्हें ऑब्जेक्टिव यानी ठोस और सार्वभौमिक माना जाता है। मैकी की बात का मतलब ये है कि जब हम नैतिकता की बात करते हैं, तो हम मानते हैं कि वो ऐसी सच्चाइयां हैं जो अपने आप में होती हैं, हमारे सोचने या ना सोचने से नहीं बदलती। लेकिन मैकी का कहना है कि असल दुनिया में ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। यानी जितने भी नैतिक फैसले हम लेते हैं, वो सब झूठे होते हैं, क्योंकि वो उस तरह की सच्चाई पर टिके होते हैं जो असल में होती ही नहीं। कुछ लोग मैकी की इस सोच से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि ये जरूरी नहीं कि हर नैतिक बात किसी काम को करने की वजह ही हो। अगर हम ये नहीं मानते कि नैतिकता का मतलब काम करने की वजह होता है, तो हम मैकी की बात को चुनौती दे सकते हैं। यानी हो सकता है कि नैतिकता कुछ और हो, न कि वही जैसा मैकी सोचते हैं। मैकी ने नैतिकता को लेकर जो बड़ा तर्क दिया, उसे उन्होंने अजीबपन का तर्क कहा। इस तर्क के दो हिस्से हैं, एक तो जो दुनिया की बनावट से जुड़ा है, और दूसरा ये कि हमें उस बनावट के बारे में कैसे पता चलेगा। पहले हिस्से में मैकी कहते हैं कि अगर नैतिक मूल्य सच में होते, तो वो दुनिया की बाकी हर चीज से बहुत अलग होते। जैसे अगर कोई चीज सच में अच्छी है, तो उसका अच्छा होना अपने आप लोगों को उसे अपनाने के लिए मजबूर करता। यानी वो अच्छाई किसी चीज में इतनी गहराई से जुड़ी होती कि जैसे ही कोई उसे समझे, वो उसे अपनाने लगे। और अगर कोई चीज गलत होती, तो वो अपने आप बता देती कि उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन दुनिया में हमें कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती जो अपने अंदर ये कहती हो कि क्या करना है और क्या नहीं। जो भी होता है वो बस होता है, कोई नैतिक आदेश उसमें छिपा नहीं होता। दूसरा हिस्सा इस तर्क का ये कहता है कि अगर सच में ऐसे नैतिक मूल्य होते, तो हमें उन्हें समझने के लिए कोई खास तरह की समझ या अनुभव चाहिए होता, जैसे कोई छठी इंद्रिय जो सिर्फ नैतिक बातों को समझ सके। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हम चीजों को देख सुनकर सोचकर समझते हैं, लेकिन नैतिक सच्चाई को जानने का कोई साफ तरीका नहीं है।
इसलिए अगर कोई कहे कि उसे नैतिक सच्चाई महसूस हुई, तो वो बस एक दावा भर है, कोई साफ वजह या तरीका नहीं। मैकी का कहना है कि अगर नैतिक बातें सच में होती तो वो इतनी अजीब होती कि उन्हें समझाने के लिए हमें अपनी सोच का पूरा तरीका बदलना पड़ता। लेकिन ऐसा करना न तो आसान है न ही जरूरी लगता है, इसलिए ये मान लेना बेहतर है कि ऐसे नैतिक मूल्य असल में होते ही नहीं। कुल मिलाकर मैकी यही कहते हैं कि न तो दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो अपने आप हमें बताती हो कि क्या करना है, और न ही हमारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ऐसी बातों को सच में जान सके। इसलिए नैतिक सच्चाइयाँ जैसी हम सोचते हैं वैसी असल में नहीं है। मैकी की सोच को दो तरह से चुनौती दी जा सकती। पहली सीधी चुनौती ये होती है कि उसकी किसी बात को ही गलत मान लिया जाए, जैसे कि उसकी सोच या मान्यता। दूसरी परोक्ष चुनौती ये होती है कि उसी की बातों में कोई टकराव निकालकर दिखाया जाए। कुछ लोग पहले तरीके से मैकी की बात को गलत मानते हैं, लेकिन एक नई सोच में दूसरे तरीके से भी उसकी बात को चुनौती दी गई। मैकी का कहना है कि उसकी ये थ्योरी सिर्फ सोचने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नैतिक फैसले लेना छोड़ दें। लेकिन दूसरी तरफ एक राय ये कहती है कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारे सभी नैतिक विचार असली नहीं हैं, तो फिर उन बातों को कहना और मानना सिर्फ दिखावा हो। अगर नैतिक बातों का असल में कोई सच नहीं है, तो फिर हम कैसे भरोसे से कह सकते हैं कि कोई बात सही या गलत है? अगर नैतिक सोच का मकसद सच तक पहुंचना है और अगर सच है ही नहीं, तो फिर उस सोच का मतलब क्या रह जाता है? अब मैकी कह सकते हैं कि नैतिक बातों का मकसद सच बताना नहीं, बल्कि समाज में सहयोग और तालमेल बढ़ाना है। यानी अगर लोग ईमानदारी अच्छी है जैसी बात को माने तो समाज में भरोसा बढ़ेगा, जबकि अगर लोग बेईमानी अच्छी है माने तो नुकसान होगा। भले ही दोनों बातें सच न हो, लेकिन एक समाज के लिए फायदेमंद है और दूसरी नहीं। मगर सवाल ये उठता है कि अगर हम मानते हैं कि कुछ नैतिक बातें समाज के लिए अच्छी है और कुछ नहीं, तो फिर हम नैतिकता को पूरी तरह झूठा कैसे कह सकते हैं? अगर हम हर नैतिक बात को एक जैसे झूठ नहीं मानते और उनमें फर्क कर रहे हैं कि कौन सी उपयोगी है और कौन सी नहीं, तो फिर ये कहना सही नहीं लगता कि सारी नैतिकता एक गलतफहमी है। इसलिए कहा गया है कि मैकी की सोच खुद ही अपने अंदर कमजोर हो जाती है। अगर हम नैतिकता को झूठ मानते हैं लेकिन फिर भी उसे समाज के लिए जरूरी और काम की मानते हैं, तो ये बात एक दूसरे से मेल नहीं खाती। हाल के समय में कुछ लोग एक नई सोच लेकर आए हैं जिसे नैतिक फिक्शन कहा गया है। इसका मतलब ये है कि नैतिक बातें भले ही सच न हो, लेकिन उन्हें एक काम की कहानी की तरह मानना चाहिए जिससे समाज ठीक से चल सके। ऐसे में नैतिक फैसले सच भले ना हो, लेकिन जरूरी जरूर है। मैकी और फील की जो सोच है उसे नॉन एलिमिनेटिविस्ट एरर थ्योरी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं कहते कि नैतिकता या गणित जैसी चीजें एक दिन पूरी तरह हट जाएंगी या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो बस कहते हैं कि इनमें जो बातें हम सच मानते हैं वो असल में झूठी है, जबकि दूसरी तरफ कुछ सोचें ये कहती हैं कि कुछ पुराने विचार जैसे विश्वास या इच्छा अब विज्ञान के हिसाब से बेकार हो चुके हैं और उन्हें पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। मैकी और फील्ड ऐसा नहीं मानते। अब बात आती है रिडक्शन की, यानी किसी चीज को उसके छोटे और सरल हिस्सों में समझाने की। कुछ लोग मानते हैं कि अगर कोई सोच सच है तो उसे किसी दूसरी सरल सोच में नहीं बदला जा सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। रियलिज्म यानी किसी चीज के असली होने को लेकर बहस और रिडक्शन का सवाल, ये दोनों एक दूसरे से अलग मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ये मानता है कि गणित की चीजों का कोई असली वजूद नहीं है, तो वो ये भी कह सकता है कि जो बातें दिखने में अमूर्त लगती हैं, उन्हें असल में ठोस चीजों की तरह ही समझाया जा सकता है। जैसे अगर हम सीधी रेखाओं के बारे में बात करें और उनमें दिशा जैसी कोई अमूर्त चीज जोड़ें, तो कुछ नियम बनाकर उन बातों को सिर्फ सीधी रेखाओं की भाषा में ही समझाया जा सकता, यानी अमूर्त बात को ठोस रूप में बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ भी बहस रुकती नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं
कि हमने अमूर्त चीजों को हटा दिया क्योंकि अब हमें सिर्फ ठोस बातों की जरूरत है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो बातें दिखने में ठोस लगती है उनमें भी कहीं ना कहीं अमूर्त चीजें छुपी होती। तो दोनों तरफ से ये कहा जा सकता है कि जो सामने दिख रहा है वो असली नहीं, बस दिखावा है। इसलिए ये कहा गया कि अगर ये बहस कभी खत्म नहीं होती तो अमूर्त चीजों को ठोस चीजों में बदलने की कोशिश असली मुद्दे को हल नहीं कर पाती। यानी रिडक्शन का ये तरीका रियलिज्म की बहस को सुलझाने के लिए काफी नहीं है। ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर चलती हैं और एक दूसरे को पूरी तरह काट नहीं पाती। क्या यही बात उन तरीकों पर भी लागू होती है जो रिडक्शन के लिए एनालिटिक नहीं है? जवाब है कि नहीं, क्योंकि रिडक्शन और रियलिज्म की सोच आपस में सीधे जुड़े नहीं होते। इसकी वजह यह है कि कुछ रिडक्शन ऐसे होते हैं जो किसी चीज को साबित करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उसे गलत साबित करते हैं। जैसे पानी को H2O से जोड़ना हमें ये यकीन दिलाता है कि पानी जैसी चीज वाकई होती है। लेकिन एक बार एक नई तरह का पानी बताया गया था जिसे बाद में बस एक गड़बड़ प्रयोग का नतीजा माना गया और कहा गया कि ऐसा कोई असली पानी होता ही नहीं। तो ऐसे में अगर हम किसी सोच को दूसरे तरीके से समझाते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सोच सच मानी जाए, और अगर सच मानी भी जाए तो ये अलग बात है कि वो सोच किसी की राय या भाषा से अलग भी है या नहीं। इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रिडक्शन और रियलिज्म का रिश्ता सीधा नहीं है। अब बात करते हैं एक और सोच की जिसे एक्सप्रेसिविज्म कहा जाता है। पहले हमने देखा कि रियलिस्ट और एरर थ्योरिस्ट दोनों मानते हैं कि कोई नैतिक बात सच हो सकती है या झूठ। फर्क बस इतना है कि रियलिस्ट कहते हैं कि कुछ नैतिक बातें सच होती हैं और एरर थ्योरिस्ट कहते हैं कि सब झूठ होती है। लेकिन एक्सप्रेसिविस्ट एकदम अलग बात कहता है। वो मानता ही नहीं कि नैतिक बातें सच या झूठ जैसी हो सकती हैं। जैसे हम कहते हैं बियर फ्रिज में है, तो ये बात या तो सही होती है या गलत। लेकिन अगर कोई कहे बियर फ्रिज में रख दो तो वो बस एक आदेश है, ना सही ना गलत। एक्सप्रेसिविस्ट कहता है कि जब हम कहते हैं चोरी करना गलत है तो ये कोई सच्चाई बताने वाला वाक्य नहीं, बल्कि बस हमारे मन की भावना है, जैसे आदेश देना। बस फर्क इतना है कि बियर रख दो जैसा वाक्य सीधा दिखता है कि ये आदेश है, लेकिन चोरी गलत है जैसी बात दिखती है जैसे कोई सच्चाई हो, लेकिन असल में वो भी बस एक भाव ही। इसलिए एक्सप्रेसिविस्ट का मानना है कि नैतिक बातें दिखने में जैसे लगती हैं, असल में वैसी नहीं होती। वो ना सच होती है ना झूठ, वो सिर्फ हमारा मन जाहिर करती है। यही वजह है कि वो रियलिस्ट से पूरी तरह अलग रास्ता अपनाते। अगर नैतिक बातें किसी चीज को सही या गलत कहने के लिए नहीं होती तो फिर उनका इस्तेमाल किस लिए होता है? एक पुरानी सोच जिसे एमोटिविज्म कहा जाता है, वो कहती है कि ऐसे वाक्य बस हमारे मन की भावना बताने के लिए होते हैं। जैसे अगर कोई कहे तुमने पैसे चुरा कर गलत किया, तो इसका मतलब बस इतना होता है कि उसने पैसे चुराए और कहने वाले को ये पसंद नहीं आया। यानी जब हम गलत शब्द जोड़ते हैं तो हम कोई नई जानकारी नहीं दे रहे, बस अपने मन की नाराजगी जाहिर कर रहे होते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बात डर के साथ या नाराजगी से बोले। उस भाव का मतलब उस वाक्य के असली अर्थ में नहीं होता, लेकिन उससे हमारी भावना सामने आ जाती है। अगर हम ये बात मान लें तो जब कोई कहे पैसे चुराना गलत है, तो ये कोई सच्चाई या झूठ जैसी बात नहीं होगी, बस एक भाव होगा। यानी ऐसे वाक्य किसी बात को सच या झूठ साबित नहीं करते, बल्कि वो हमारे अंदर की भावना को सामने लाते हैं। लेकिन इस सोच में एक बड़ी दिक्कत आती है जिसे फ्रेगेगिच समस्या कहा जाता है। सोचिए, अगर कोई कहे हत्या करना गलत है तो वो एमोटिविज्म के हिसाब से सिर्फ अपनी नापसंदगी दिखा रहा। लेकिन अगर कोई कहे अगर हत्या गलत है तो छोटे भाई से किसी की हत्या करवाना भी गलत है, तो अब ये बात सीधे तौर पर कोई भावना नहीं कह रही, बल्कि एक तर्क की तरह है।
इसमें गलत शब्द कोई भावना नहीं बल्कि एक शर्त बन गया है। अब परेशानी ये है कि अगर हत्या करना गलत है, पहले वाक्य में सिर्फ भावना है और दूसरे वाक्य में शर्त, तो फिर दोनों वाक्यों में उस वाक्य का मतलब अलग हो। और अगर दोनों का मतलब अलग है तो फिर इन दो बातों से कोई एक सही नतीजा नहीं निकाला जा सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई कहे मेरी बियर के ऊपर झाग है और फिर कहे अगर झाग है तो उसमें आंखें कान भी होंगे, और फिर नतीजा निकाले तो बियर में आंखें कान है, जो कि साफ गलत है। ऐसी ही दिक्कत इमोटिविज्म में आती है, क्योंकि उसमें नैतिक वाक्य हर जगह एक जैसा काम नहीं करते और इसी वजह से ऐसे तर्कों को सही मानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दिक्कत उन सोचों में नहीं आती जो मानती हैं कि नैतिक बातें सच या झूठ हो सकती हैं। जैसे अगर कोई कहे हत्या गलत है और वो इसे एक असली मान्यता माने, तो फिर इस बात से जो भी तर्क निकलेगा वो उसी तरह से मान्य होगा जैसे कोई गैर नैतिक तर्क। जैसे कोई कहे स्मिथ ग्लासगो में है और फिर कहे अगर स्मिथ ग्लासगो में है तो वो स्कॉटलैंड में है, तो साफ है कि ये तर्क सही है। इसलिए जो सोच नैतिक बातों को सच या झूठ मानती है उसे ऐसी दिक्कतें नहीं आती जैसी इमोटिविज्म जैसी भावनात्मक सोच में आती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नैतिक बातों को लेकर जो तर्क दिया गया उसमें भावनात्मक सोच फेल हो जाती है, तो फिर ऐसी ही बात गैर नैतिक वाक्यों में क्यों नहीं होती। जैसे कोई कहे स्मिथ ग्लासगो में है और फिर कहे अगर स्मिथ ग्लासगो में है तो वो स्कॉटलैंड में है, तो हम मानते हैं कि ये तर्क एकदम सही। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों वाक्यों में एक ही बात कही जा रही है, यानी स्मिथ के ग्लासगो में होने की बात, चाहे वो सीधे कही जाए या शर्त में रखी जाए। इस तरह की बात को सच या झूठ के तौर पर समझा जाता है और इसका मतलब भी दोनों जगह एक ही होता है। लेकिन जब बात नैतिक वाक्यों की आती है, तो अगर हम ये माने कि हत्या करना गलत है बस एक भावना है, तो फिर जब यही वाक्य शर्त में आता है, जैसे अगर हत्या करना गलत है तो छोटे भाई से किसी की हत्या करवाना भी गलत है, तो उसका मतलब पहले वाले से अलग हो जाता। और अगर दोनों का मतलब अलग है तो फिर उस तर्क की वैधता टूट जाती है। यही परेशानी उस सोच के सामने है जो कहती है कि नैतिक बातें सिर्फ भावना होती हैं। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि नैतिक बातें भावना नहीं बल्कि सच या झूठ हो सकती हैं, उनके लिए ये दिक्कत नहीं है। पर जो लोग एक्सप्रेसिविज्म जैसी सोच को सही मानते हैं, उन्हें ये बड़ी चुनौती है कि वो समझा सके कि जब नैतिक बातें शर्त में आती हैं, तब उनका क्या मतलब होता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए कई दार्शनिकों ने तरह तरह के तरीके खोजने की कोशिश की है, ताकि वो नैतिक यथार्थवाद के बिना भी ऐसे तर्कों को बचा सके। अब बात करते हैं उन सोचों की जो ये नहीं कहती कि नैतिक बातें हमेशा झूठ होती हैं और ना ही ये कहती है कि वो सिर्फ भावनाएं होती हैं। ये सोच मानती है कि नैतिक वाक्य सच या झूठ हो सकते हैं और कभी कभी सच भी होते हैं। मतलब ये हुआ कि वो रियलिज्म की उस बात से तो सहमत है कि कुछ नैतिक बातें सच होती हैं, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं है कि ये बातें किसी इंसान की सोच या भाषा से पूरी तरह अलग होती। पहले के जमाने में कुछ लोग मानते थे कि जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, वो असल में हमारे मन की उपज है। जैसे मेज, कुर्सी, बिल्ली या चांद, ये सब असल में दिमाग में बनने वाले ख्याल हैं। ये सोच आदर्शवाद कहलाती थी। अब भले ही इस सोच को ज्यादा लोग नहीं मानते, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि कुछ बातें इंसानी सोच से पूरी तरह अलग नहीं होती। इसी से जुड़ी एक सोच है सेमांटिक रियलिज्म, जो ये देखती है कि हम जिन बातों को सच या झूठ मानते हैं, क्या वो वाकई किसी हकीकत पर टिके होते हैं या नहीं। इस सोच में ये देखा जाता है कि हमारी भाषा, समझ और विचार किस तरह सच को तय करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर कोई बात सच मानी जाती है तो वो किसी न किसी सोच, नियम या इंसानी समझ से जुड़ी होती है, वो बस अपने आप में अलग नहीं होती है। इसलिए जो लोग इस सोच को मानते हैं वो ये कह सकते हैं कि कुछ नैतिक बातें सच तो होती हैं, लेकिन वो पूरी तरह किसी इंसान की सोच, भाषा या नियम से अलग नहीं होती। ऐसे में वो नैतिक रियलिज्म की उस सोच को चुनौती देते हैं जो कहती है कि नैतिक सच्चाई इंसान से अलग होती।
गणित के बारे में सेमांटिक रियलिज्म को समझना थोड़ा आसान है। कुछ ऐसे गणितीय वाक्य होते हैं जिनके बारे में हमें न तो कोई ऐसा तरीका पता होता है जिससे हम उन्हें साबित कर सके और न ही कोई ऐसा तरीका जिससे हम उन्हें गलत साबित कर सके। जैसे गोल्डबाक की एक बात है कि हर सम संख्या 2 प्राइम नंबरों का जोड़ होती है। हो सकता है कि हम आगे चलकर इसे सही या गलत साबित कर पाएं, लेकिन आज के समय में हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये तय कर सके कि ये बात सच है या झूठ। अब जो लोग सेमांटिक रियलिज्म को मानते हैं, उनका कहना है कि इस तरह के वाक्यों का मतलब समझना तब होता है जब हम उनके सच होने की शर्त को समझते हैं, चाहे हमें उस बात को पहचानने का कोई पक्का तरीका मिले या ना मिले। उनका ये भी मानना है कि ऐसे हर वाक्य या तो सच होते हैं या झूठ, बीच में कुछ नहीं होता। मतलब ये कि चाहे हम जान पाए या नहीं, लेकिन हर सही मायने वाला वाक्य साफ तौर पर सच या झूठ होता है। इस सोच में 2 बातें कही गई हैं। पहली बात यह है कि हम असल में रियलिज्म को पूरी तरह साफ साफ और बिना भावनाओं के नहीं समझा सकते। जैसे गणित को लेकर कुछ लोग मानते हैं कि गणितज्ञ एक खोज करने वाले की तरह होते हैं, तो कुछ उन्हें कलाकार की तरह मानते हैं। दोनों ही सोचों में कुछ हद तक सच्चाई है। गणितज्ञ को नई चीजें सोचने की आजादी होती है, लेकिन वो जो चाहें उसे साबित नहीं कर सकते। तो ये बहस पूरी तरह पक्की नहीं है और ना ही इसका कोई साफ हल है। दूसरी बात यह है कि रियलिज्म का असली मतलब सेमांटिक रियलिज्म में ही छिपा है। यानी अगर हम किसी वाक्य को समझते हैं तो हम उसकी उस सच्चाई की शर्त को समझते हैं जो हो भी सकती है और शायद हम कभी पहचान न भी पाए। अब जो बहस पहले दर्शन की भाषा में हो रही थी कि रियलिज्म सही है या नहीं, वो अब एक नई दिशा में बदल जाती है कि हमें किसी वाक्य के मतलब को कैसे समझना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग इन दोनों बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। अब बात करते हैं उस सोच की जिसे जेनरिक रियलिज्म कहा जा सकता है, जो कहती है कि जैसे टेबल, पत्थर, पहाड़, समंदर वगैरह होते हैं, वैसे ही उनकी खासियतें जैसे रंग, आकार, वजन जैसी बातें भी होती। और ये सब चीजें किसी इंसान की सोच, भाषा या समझ पर निर्भर नहीं करती। ये अपने आप में होती हैं, भले ही हम उन्हें जाने या न जाने। अगर हम ये माने कि चीजें जैसे टेबल, पत्थर, पहाड़ या समंदर सच में मौजूद हैं और इनके आकार, रंग, वजन जैसी खासियतें किसी इंसान की सोच, भाषा या समझ से अलग होती हैं, तो ये सोच साफ और सीधी है। इसमें कोई तुलना या रूपक जैसी बात नहीं। और अगर कोई कहे कि हम हमेशा ये पहचान नहीं सकते कि ये चीजें हैं या नहीं, तब भी उनकी मौजूदगी उस पहचान पर निर्भर नहीं करती। मतलब ये कि चाहे हमें पता चले या न चले, ये चीजें अपने आप में होती हैं। अब कुछ लोग मानते हैं कि असली बात तो ये है कि किसी वाक्य का मतलब समझना ये होता है कि हमें पता हो कि वो कब सच माना जाएगा, चाहे हमें उसे पहचानने का तरीका मिले या ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि रियलिज्म का मतलब सच या झूठ से नहीं है, बल्कि ये मानने से है कि दुनिया जैसी है वैसी ही है, हमारी भाषा या सोच से अलग। एक सोच ये भी कहती है कि सिर्फ ये कह देना कि कोई बात सच है या झूठ, ये तय नहीं करता कि असल में कौन सी चीजें मौजूद हैं। क्योंकि कोई इंसान अगर ये मानता है कि सब कुछ सिर्फ मन में ही होता है, वो फिर भी मान सकता है कि कुछ बातें सच या झूठ हो सकती। इसलिए सिर्फ सच्चाई की बात करने से ये तय नहीं होता कि कौन सी चीजें असल में हैं। अगर मान भी लिया जाए कि वो दोनों सोचें जो रूपक और मतलब से जुड़ी थी ठीक नहीं है, तो भी ये जरूरी नहीं कि उनके खिलाफ दिए गए तर्क बेकार हैं। वो तर्क अब भी इस बात पर रोशनी डाल सकते हैं कि क्या हमारी सोच वाकई किसी ऐसी सच्चाई तक पहुंचती है जो इंसान से अलग है या नहीं। मतलब ये कि सोच की गहराई को लेकर बहस जारी रह सकती है। अब जो सबसे बड़ा तर्क सेमांटिक रियलिज्म के खिलाफ आता है, वो है मैनिफेस्टेशन आर्गुमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई बात समझते हैं तो वो समझ हमें किसी न किसी तरीके से दिखनी चाहिए। जैसे अगर कोई वाक्य है
और हम कहते हैं कि हम उसे समझते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कब सच होगा। लेकिन अगर हम ये माने कि वो वाक्य किसी ऐसी सच्चाई पर टिका है जो हम पहचान ही नहीं सकते, तो फिर सवाल उठता है कि क्या हम सच में उसे समझते भी है या नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक भाषा में लोग खाने को देखकर कहते हैं ये कड़वा है या ये मीठा है, तो उस भाषा को समझने का मतलब ये होता है कि वो आदमी उस चीज को चखकर बता सके कि वो कड़वी है या मीठी। यानी समझ सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, उसे हमारे कामों से भी दिखना चाहिए। इस सोच के हिसाब से अगर कोई बात ऐसी है जिसे हम न जान सकते हैं और न परख सकते हैं, तो फिर हम उसे समझते कैसे हैं? यही तर्क सेमांटिक रियलिज्म को चुनौती देता है। अगर हम ये माने कि किसी वाक्य का मतलब समझना उस वाक्य के सच होने की शर्तों को जानना है, और ये शर्तें ऐसी हों जो इंसान की समझ से परे हों, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि हमें ऐसे वाक्यों को समझने की कोई क्षमता नहीं होती। लेकिन अगर हम शुरू में ये मान चुके हैं कि हम उन वाक्यों को समझते हैं, तो ये बात अपने आप में एक उलझन बन जाती है। इसलिए ये सोच कि कुछ वाक्यों के सच होने की शर्तें हमारी समझ से बाहर हो सकती हैं, गलत साबित होती है। मतलब साफ है, अगर हम किसी बात को सच मानने की शर्तें समझते हैं, तो वो शर्तें हमारी समझ के अंदर होनी चाहिए। अब बात आती है कि अगर कोई इंसान ऐसे वाक्य को समझता है जैसे हर सम संख्या 2 प्राइम नंबरों का जोड़ होती है, तो उसमें कुछ खास काबिलियत होनी चाहिए। वो सबूत को परख सकता है, समझ सकता है कि उसके पास उस बात के बारे में जानकारी है या नहीं, और ये जान सकता है कि उसके बाकी विश्वास उस बात से कैसे जुड़े हैं। वो ये भी पहचान सकता है कि खुद या किसी और के बारे में ऐसी बात कहना सही होगा या नहीं। यानी ऐसे वाक्य का सही इस्तेमाल करना उसकी समझ का हिस्सा है। लेकिन इसमें कहीं भी ये जरूरी नहीं कि वो ऐसी बातों को समझे जो इंसान की पहचान से बाहर हो। यही बात ये साबित करती है कि किसी वाक्य को समझने के लिए ये मानना जरूरी नहीं कि उसकी सच्चाई हमारी समझ से परे हो सकती है। अब अगर कोई सोच कहती है कि ऐसे वाक्यों की सच्चाई इंसान के पहचानने से परे है, तो वो सोच अपने आप ही कमजोर हो जाती है। अब अगर हम नैतिक बातों को लेकर रियलिज्म को न मानने की कोई सोच अपनाना चाहे, और साथ ही उन सोचों को भी न माने जो कहती है कि सब नैतिक बातें या तो गलत है या सिर्फ भावनाएं हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। ये इंसान की सोच से अलग नहीं है, लेकिन ये मान लेना कि नैतिक सच्चाई इंसान की पहचान से परे नहीं है कोई मजबूत बात नहीं लगती, क्योंकि बहुत से नैतिक रियलिस्ट भी यही बात मानते। इसलिए सिर्फ इतनी बात कह देना कि नैतिक सच्चाई पहचान से परे नहीं है, रियलिज्म को न मानने के लिए काफी नहीं है। सच ये है कि कुछ सोचें ये मान सकती हैं कि नैतिक सच्चाई को कभी पूरी तरह पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी मजबूत नैतिक सोच ये जरूरी नहीं मानती कि सच्चाई हमेशा हमारी समझ से बाहर हो। मतलब ये कि नैतिक सोच को समझने के लिए जरूरी नहीं कि हम उसे पहचान से परे माने। अगर रियलिस्ट और नॉन रियलिस्ट के बीच जो बहस है वो उस सोच पर नहीं टिकती कि कोई बात हमारी समझ से बाहर होकर भी सच हो सकती है, तो फिर सवाल उठता है कि ये बहस आखिर किस बात पर है। इसे समझने के लिए ये मान लिया गया है कि नॉन रियलिस्ट जो ना तो सिर्फ भावनाओं की बात करता है और ना ही सब कुछ झूठ मानता है, उसे एंटी रियलिस्ट कहा जाए। अब बात आती है कि कौन सी बातें रियलिस्ट और एंटी रियलिस्ट के बीच असली मतभेद पैदा करती हैं। एक अहम मुद्दा ये है कि क्या किसी चीज की सच्चाई हमारी असली जिंदगी के अनुभव को समझाने में कोई जरूरी भूमिका निभाती है या नहीं। उदाहरण के लिए कुछ लोग मानते हैं कि नैतिक बातें जैसे सही और गलत की सोच हमारे अनुभव को सच में समझाने में काम आती हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इनका कोई असर नहीं होता। इसको समझने के लिए एक तरीका है सबसे अच्छा कारण देने वाला टेस्ट। मतलब ये देखा जाए कि क्या कोई बात हमारे अनुभव को समझाने के लिए सच में जरूरी है। अगर है तो रियलिस्ट वाला नजरिया मजबूत होता है, अगर नहीं है तो एंटी रियलिस्ट वाली सोच मजबूत मानी जाती है। लेकिन इसके बाद ये भी समझाया गया है कि सिर्फ यही टेस्ट काफी नहीं है।
अब ध्यान दिया जाता है एक और बात पर, किसी चीज का असर सिर्फ हमारी सोच तक सीमित है या वो हमारी सोच के अलावा भी कुछ समझा सकता है। अगर कोई बात सिर्फ इसीलिए असरदार है क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसका असर संकीर्ण माना जाएगा। और अगर कोई बात हमारे विश्वास के अलावा भी चीजों को समझाने में मदद करती है तो उसका असर व्यापक कहा जाएगा। एंटी रियलिस्ट कहेगा कि असर संकीर्ण है, जबकि रियलिस्ट मानेगा कि असर व्यापक है। अब जब बात नैतिक सच्चाइयों की आती है तो कहा जाता है कि उनका असर ज्यादातर हमारी सोच या विश्वास पर ही होता है। जैसे अगर कोई तालाब जम गया हो तो उसका असर कई जगह दिखेगा। इंसान उसे देखकर सोच सकता है, मछली नीचे की ओर खिसक सी है, आदमी उस पर फिसल सकता है और थर्मामीटर 0 दिखा सकता है। लेकिन अगर कोई नैतिक सच्चाई है, जैसे किसी काम का सही या गलत होना, तो उसका असर सीधे किसी बिना सोच वाले जीव, किसी मूवमेंट वाली चीज या निर्जीव वस्तु पर नहीं दिखता। उसका असर तभी दिखता है जब कोई उस नैतिक बात को समझे। इससे ये साफ होता है कि एक एंटी रियलिस्ट सोच बन सकती है जो न तो सब कुछ झूठ मानती है और न ही सिर्फ भावनाओं पर टिकी होती है। ये सोच मानती है कि नैतिक बातें सच हो सकती हैं, पर उनका असर हमारी सोच के बाहर नहीं जाता। यानी नैतिक सच्चाइयों की भूमिका हमारी दुनिया को समझाने में सीमित है। अगर हम किसी खास तरह की बातों की दुनिया की चर्चा कर रहे हों, जिसमें कोई एक गुण बार बार सामने आता हो, तो ये समझना जरूरी है कि उस गुण के सच होने का हमारी सोच से कोई सीधा रिश्ता है या नहीं। अब मान लीजिए कि कुछ लोग बहुत अच्छे सोचने समझने की हालत में कोई राय बना रहे हैं। अगर उन सब की राय और असली सच आपस में हमेशा मिलते हैं तो इसका मतलब 2 तरह से निकाला जा सकता है। पहला तरीका ये कहता है कि ये राय बस उस सच को पहचानने का जरिया है, वो किसी भी तरह से उसे तय नहीं कर रही। यानी सच पहले से तय है और ये अच्छे विचार बस उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन दूसरा तरीका कहता है कि ये अच्छे विचार ही उस बात को सच बनाते हैं। यानी राय सिर्फ सच को पहचानती नहीं, बल्कि वही राय तय करती है कि सच क्या है। अगर हम इस दूसरे तरीके से सोचते हैं तो हम कहते हैं कि किसी बात की सच्चाई हमारी सोच पर टिकी हुई है। अगर पहले वाले तरीके से सोचते हैं तो उस बात की सच्चाई हमारी राय से बिल्कुल अलग है। अब यह समझना कि किसी बात की सच्चाई हमारी सोच पर टिकी है या नहीं, इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि जो भी बात हम कह रहे हैं वो सोचने समझने से पहले ही साफ होनी चाहिए। यानी बिना किसी अनुभव के भी सिर्फ दिमाग से सोचकर ये समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा सोचने वालों की राय और असली सच्चाई एक जैसी ही होगी। दूसरी शर्त यह है कि जिन हालात में राय बनती है उन्हें साफ साफ समझाया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस इतना कह दें कि जिस हालत में सही राय बनती है, क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो फिर कोई भी बात सोच पर टिकी मानी जाएगी और सोच से तय न होने वाली बातें और सोच से तय होने वाली बातों में फर्क ही नहीं बचे। तीसरी शर्त यह है कि जो हालात बताए जा रहे हैं वो पहले से ही उस सच पर टिकी न हो जिसे हम समझना चाह रहे हैं। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी राय को सही मानने के लिए हमें पहले से ही मानना पड़े कि वो बात सच है, वरना फिर राय से सच बनने की बात गलत साबित हो जाएगी। चौथी और आखिरी शर्त ये है कि अगर सोच और सच्चाई के मेल का कोई और बेहतर तरीका ना हो तो ही माने कि राय ही सच को तय करती है, वरना ये भी हो सकता है कि कोई बात सोच पर तो टिकी ना हो लेकिन फिर भी हम उसे कभी गलत ना समझें। इन सब शर्तों के साथ ही हम ये तय कर सकते हैं कि कोई बात सच में हमारी सोच पर निर्भर है या नहीं। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं और कोई और बेहतर तरीका नहीं है तो हम मान सकते हैं कि वो बात सोच पर टिकी हुई है। लेकिन अगर कोई और तरीका है तो फिर वो बात सोच से अलग और खुद में सच मानी जाएगी। जब ऊपर बताई गई सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब हम ये मान सकते हैं कि किसी बात को सच मानने की वजह हमारा सबसे अच्छा सोचना है। यानी
उस बात की सच्चाई हमारी राय पर टिकी है। लेकिन अगर ये सारी शर्तें पूरी नहीं होती तो हम ये मानते हैं कि हमारी सबसे अच्छी राय बस उस सच्चाई को पहचानती है, तय नहीं करती। यहाँ दो बातें समझना जरूरी है। पहली ये कि किसी बात की सच्चाई हमारी सोच पर टिकी है या नहीं। यही बात रियलिस्ट और एंटी रियलिस्ट के बीच का बड़ा फर्क बन जाती है। अगर कोई चीज हमारी सोच पर टिकी है तो उसका सच हमारी सोच, भाषा और आदतों से अलग नहीं है। दूसरी बात यह कि कोई बात हमारी सोच से अलग सच हो सकती है या नहीं, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं जब हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि वो सोच पर टिकी है या नहीं। कुछ चीजों के बारे में ऐसा माना गया है कि उनकी सच्चाई हमारी सोच से ही तय होती है, जैसे रंग या इरादा। यानी अगर हमें कोई चीज नीली लगती है तो उसका नीला होना हमारी सोच पर ही टिका है। लेकिन नैतिक बातों के बारे में ऐसा नहीं माना जाता। नैतिक बातें सोच पर टिकी हों, ऐसा कहना मुश्किल है। इसलिए नैतिकता के बारे में जो लोग एंटी रियलिस्ट नजरिया रखना चाहते हैं वो इस तरीके से नहीं कह सकते। अब एक और नजरिया है जिसे कहा गया है शांत नजरिया। इसका मतलब ये है कि असल में रियलिस्ट और एंटी रियलिस्ट के बीच जो बहस है वो कोई गहरी बहस है ही नहीं। ये नजरिया कहता है कि जब हम बार बार ये सोचते हैं कि ये बहस किस बात पर है और कोई साफ जवाब नहीं मिलता तो फिर ये मान लेना चाहिए कि शायद यहाँ कहने लायक कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये पूरी बहस कुछ खास दार्शनिक धारणाओं की वजह से पैदा होती है और अगर हम उन धारणाओं को छोड़ दें तो ये बहस अपने आप खत्म हो जाएगी। कुछ और लोग ऐसा मानते हैं कि हमें हर मामले को अलग अलग देखना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि उसमें कोई असली फर्क है भी या नहीं। जैसे अगर हम ये कहें कि कोई चीज तभी मजेदार मानी जाती है जब हमें पूरी जानकारी हो और तब भी हम उसे मजेदार समझें, तो इससे क्या ये साबित होता है कि मजेदार होना कोई कम असली बात है, जैसे किसी चीज का आकार असली होता है। शांत नजरिया यही कहता है कि इन सारी बातों को लेकर ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर बहस सिर्फ शब्दों में ही घूमती रह जाती है और असल में कोई ठोस फर्क नहीं निकल। अगर हम खुद को एक ऐसे रिसर्चर की नजर से देखें जो इंसानों का अध्ययन कर रहा है और जो ये ठीक ठीक समझने लगा है कि पूरी जानकारी होने पर हम किस जोक को मजेदार मानेंगे, तो उसकी नजर में मजेदार होना हमारे मन पर ही टिका होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बात कम सच्ची या कम असली हो जाती है, क्योंकि ये तो बस इतना कहता है कि वो बात हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बात कोई हल्की या झूठी बात है। अब सवाल ये है कि अगर हमें ये पता चले कि किसी जगह पर गैस कैसे फैली हुई है, वो बात भी हमारी सोच पर ही टिकी है, तो क्या हम फिर भी उसे उतना ही असली मानेंगे जितना अब मानते हैं? शायद नहीं। बात यह है कि कुछ बातें जैसे कि जोक या संविधान जैसी चीजें वैसे भी हमें ज्यादा गहराई से असली नहीं लगती। इसलिए अगर ये बातें हमारी सोच पर टिकी भी हों तो भी हमें वो उतनी अजीब नहीं लगती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सोच पर टिकी बात को हम उसी तरह मान लें। अब एक और बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि किसी बात का सिर्फ हमारे दिमाग से जुड़ा होना ये नहीं दिखाता कि वो कम असली है। जैसे कोई बहुत ही बारीक शारीरिक गुण हो जो सीधे हमारे दिमाग की हालत से जुड़ा हो, फिर भी वो हमें पूरी तरह से असली लगता है। लेकिन इस पर जवाब ये दिया जा सकता है कि ऐसा अगर हो भी तो वो बाद में की गई खोज से सामने आती है, जबकि कुछ बातें जैसे जोक होना पहले से ही हमें ये एहसास देती है कि वो सिर्फ हमारी सोच पर ही टिकी है। यानी हमें उसके लिए कोई जांच नहीं करनी पड़ती। इस तरह देखा जाए तो जिन बातों को लेकर रियलिस्ट और एंटी रियलिस्ट के बीच बहस होती है, उन पर शांत नजरिया अपनाने वालों की भी अपनी सोच होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं है। कई बार ये बहसें इस वजह से जरूरी हो जाती है क्योंकि वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम जो बातें सच मानते हैं वो असल में कैसी हैं, हमारी सोच से अलग है या उसी पर टिकी हुई है।
इस पूरे वीडियो में रियलिज्म और उसके खिलाफ जो भी सोचें होती हैं, उनके कुछ ही पहलुओं पर बात हुई है। ये किसी भी तरह से पूरी जानकारी नहीं है, बस एक झलक दी गई है ताकि अगर कोई इस विषय को गहराई से समझना चाहे तो उसे थोड़ा अंदाजा हो जाए कि आगे क्या मिलने वाला है। कई बड़े और जटिल मुद्दों पर बात नहीं की गई है, जैसे कि रियलिज्म को लेकर जो कुछ और फिलोसफर्स ने कहा है या फिर वो तर्क जिनके जरिए रियलिज्म पर सवाल उठाए गए हैं। इसी तरह कुछ और गहरे और भारी विषय जैसे कि मुमकिन दुनियाओं की बात, साइंस को लेकर जो रियलिज्म है, सोच और मतलब की बातों पर रियलिज्म का नजरिया, इन सब पर यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बातें जरूरी नहीं है, बल्कि ये है ही इतनी बड़ी और अलग अलग दिशा में जाने वाली कि उन पर बाद में अलग से बात करना ठीक होगा। ये वीडियो बस शुरुआत है जिससे आप सोचने लगे और समझने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। अगर किसी को गहराई में जाना हो तो और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा।